ऑडियो 2। अपने पुरुषार्थ के बल पर दुर्दैव को भी सद्भाग्य में बदलने वाली इस महान विभूति का जन्म 7 मई 1887 ईस्वी को बम्बई के एक पारसी परिवार में हुआ था। परंपरागत रूप से उनके परिवार में कानूनी पेशा चलता आ रहा था, सो उन्हें भी इसी दिशा में उन्मुख किया गया। परिवार के परिवेश और माता पिता के वात्सल्यपूर्ण बाल्य पोषण की दक्ष क्षमता में उन्हें मेधावी बनाया। लेकिन एक शारीरिक कमजोरी उनमें बचपन से ही थी। उनकी आंखें कमजोर थी। इस कारण 13 वर्ष की आयु में ही उन्हें चश्मा लगाना पड़ा। सन 1903 में उन्होंने अच्छे अंकों से मैट्रिक की परीक्षा उत्तीर्ण की और एल्फिंस्टन कॉलेज में भर्ती हुए। उनके पिता एक सफल सॉलिसिटर थे और उनका एक बड़ा कार्यालय भी था। रुस्तम जी ने बीए की परीक्षा पास कर ली तो पिता ने उन्हें कार्यालय में ही आर्टिकल क्लर्क का कार्य सौंप दिया। इसका एक कारण यह भी था कि पिता के सामने अपने पुत्र के भविष्य का एक सुस्पष्ट चित्र था। वे भी अपने बेटे को सॉलिसिटर बनाना चाहते थे। भविष्य के प्रति इस स्पष्ट दृष्टिकोण ने रुस्तम जी के लिए सुदृढ़ नींव रखने का प्रबंध किया। अपने पिता के ऑफिस में क्लर्क का दायित्व कुशलतापूर्वक निभाते हुए रुस्तम जी के शिक्षण प्रशिक्षण का क्रम साथ साथ चलता रहा। सन 1911 में उन्होंने LLB की परीक्षा पास की। इन दिनों उनकी नेत्र ज्योति धीरे धीरे मंद पड़ती जा रही थी। हालांकि इसका उपचार तो चल रहा था, पर उससे कोई लाभ प्रतीत नहीं हो रहा था। नेत्रों की ज्योति का मंद पड़ते जाना उनकी सॉलिसिटर बनने की आकांक्षा में अवरोधक बन रहा था, क्योंकि सॉलिसिटर के लिए काफी पढ़ना और बहुत सारा लिखना आवश्यक है। इस कारण उन्होंने इंग्लैंड जाकर बार एट लॉ के लिए पढ़ने का निश्चय किया। वहां शिक्षा प्रशिक्षा तो हुई ही, आंखों का उपचार भी किया, लेकिन उससे कोई लाभ नहीं हुआ। सन 1913 में वे बैरिस्टर होके भारत लौटे। बैरिस्टर की प्रैक्टिस शुरू करने के 4 वर्ष बाद ही उनके नेत्र ज्योति बुझ गई और वे हर किसी के लिए सहानुभूति के पात्र बन गए, जिसे उन्होंने अपने स्वाभिमान पर आघातकारी माना। जिन दिनों वे विद्यार्थी थे, उन दिनों बंबई में थियोसोफिकल सोसाइटी का अच्छा प्रचार प्रसार था। इस आध्यात्मिक और नैतिक आंदोलन के प्रति वे भी आकृष्ट हुए और यदा कदा इसमें भाग भी लेते थे। नेत्र ज्योति चुक जाने के बाद उन्होंने अब अदालत जाना बंद कर दिया, तो अब क्या करें, यह प्रश्न खड़ा हुआ और उन्हें अतीत की स्मृतियां पुनः आकर्षण क्षेत्र में खींच लाईं। उस समय की प्रेरणाएं तथा स्थापित आदर्श अब अपनी प्रबल जीवन क्षमता के साथ आगे, और अल्पाईवाला ने स्वयं को लोक सेवा के लिए समर्पित कर दिया। वकालत करने के लिए पढ़ने लिखने में तो आंखों की आवश्यकता थी, और वह काम नेत्रहीन होते हुए किया नहीं जा सकता। दूसरे, अल्पाईवाला ने अपने जीवन का उद्देश्य स्थिर कर लिया था। वह था लोक सेवा। सेवा साधना में भी आंखों की आवश्यकता होती है, लेकिन कुछ ऐसे कार्य भी हैं जिनमें नेत्रों का अभाव बाधा नहीं बनता। ऐसे ही कार्य अल्पाईवाला ने चुना। शिक्षण और कानून से छुटकारा पाके वे शिक्षण संस्थाओं में पढ़ाने लगे। आरंभ में अध्यापन ट्यूशन के रूप में चला, लेकिन वहीं तक सीमित नहीं रहा। अल्पाईवाला असाधारण स्मरण शक्ति के धनी तो थे। अपने पूर्ववर्जित ज्ञान का लाभ से वे इसी शक्ति के माध्यम से छात्रों को बांटते रहे। उनकी प्रतिभा, लगन और निष्ठा से प्रभावित होकर न्यू ईस्ट स्कूल के प्रबंधकों ने अपनी शिक्षण संस्था का मंत्री भी उन्हें नियुक्त किया और 10 वर्षों तक वे इस पद पर कार्य करते रहे। उनके अध्यापन का ढंग निराला ही था। किताबों का सहारा लेने का तो कोई प्रश्न ही नहीं उठता। जो कुछ भी वे पढ़ाते थे, केवल पूर्ववर्जित ज्ञान के आधार पर,
यह आधार इतना सुदृढ़ था कि उन्हें कभी किसी की सहायता के लिए मुंह नहीं ताकना पड़ा। बिना किसी से कोई सहयोग लिए धारा प्रवाह पढ़ाते चलते। इस अध्यापन शैली से वे छात्रों में श्रद्धा और आदर के पात्र बने। उनके संपर्क में जो भी आता प्रभावित हुए बिना नहीं रहता। कहाँ तो मात्र आंखों की ज्योति कम पड़ने पर ही जीवन से हार मान बैठ लेने वाले लोग, और कहाँ ये नेत्रहीन अध्यापक जो इस स्थिति में भी जीवन के प्रति आशावान तथा भविष्य के प्रति सजग था। अध्यापन काल के दौरान ही उन्होंने समाज सेवा में अपनी भूमिका स्थिर कर ली थी और उसे निभाने की तैयारी कर ही रहे थे कि तहमीना उनके संपर्क में आई, जो भविष्य के प्रति इतनी आशा और जीवन के प्रति इतनी आस्था रखने वाले युवक से प्रभावित हुए बिना ना रही। उनकी सेवा साधना के भावी कार्यक्रमों से जब परिचय हुआ तो वह स्वयं को भी सहयोगिनी सहचरी के रूप में प्रस्तुत करने से नहीं चूकी। घर वाले तथा हमजोली सहेलियों ने उन्हें बहुत समझाया कि एक नेत्रहीन से शादी कर अपने जीवन से खिलवाड़ करना लाभप्रद नहीं है। ऐसा समझाने पर प्रायः वे यही उत्तर देती, यदि मैं आंख वाले युवक से शादी करूं और शादी के बाद वह अंधा हो जाए तो आप क्या तब भी मुझे अपने कर्तव्य से पलायन करने के लिए सलाह देंगी? जीवन साथी के रूप में वरण करने का प्रस्ताव जब अल्पाईवाला के सामने रखा गया तो उन्होंने भी कदम उठाने से पहले भली भांति विचार करने के लिए कहा। तहमीना जब अपने निश्चय पर डटी रही तो ये दोनों विभूतियां सहचरत्व के सूत्र में आबद्ध हो गए। अल्पाईवाला तथा तहमीना दोनों एक दूसरे के हृदय को समझकर अपने सपनों को साकार करने की योजनाएं बनाने लगे। बम्बई में तब डॉक्टर नीलकंठ राय तथा उनके भाई हरिप्रसाद छत्रपति नेत्रहीनों के लिए विक्टोरिया मेमोरियल स्कूल चला रहे थे। वे किसी योग्य तथा नेत्रहीनों के दर्द को जानने वाले प्रतिभाशाली व्यक्ति की तलाश में थे। छत्रपति बंधु यह शिक्षण संस्था केवल सेवा भावना से ही चला रहे थे, इसलिए उनके मन में यह कार्य को और अधिक प्रगति देने की योजना थी। सन 1911 में उनका परिचय अल्पाईवाला की गतिविधियों से हुआ। स्वयं अल्पाईवाला भी अपनी सेवा साधना को और मुखर रूप में देखने के लिए उत्सुक थे। अतः वे अपनी समस्त प्रवृत्तियों को समेटकर इन दोनों के साथ आ मिले। तीनों ने मिलकर नेत्रहीनों की समस्याओं पर विमर्श किया। उस समय 10 ब्रेल लिपियां प्रचलित थीं, जबकि सभी भारतीय भाषाओं के लिए एक ही लिपि का होना सुविधाजनक रहता, लेकिन एक एक भारतीय भाषा के लिए 2-2, 3-3 लिपियों का प्रचलन भी था। नेत्रहीनों के लिए एक बड़ी समस्या थी, क्योंकि वैसे ही ब्रेल लिपि में उपलब्ध साहित्य पुस्तकें आवश्यकता की दृष्टि से अपर्याप्त थीं और उस पर भी इतनी सारी लिपियां। एक लिपि का जानकार दूसरी लिपि में उपलब्ध पुस्तकों से समुचित लाभ ले ही नहीं पाता था। अतः प्रथमतः आवश्यक समझा गया कि एक ब्रेल लिपि का प्रचलन किया जाए। इस दिशा में अल्पाईवाला ने प्रबल प्रयत्न किए। 1923 में बहरों व अंधों के एक सम्मेलन में उन्होंने यह प्रश्न उठाया। 1928 में ऑल इंडिया टीचर्स एसोसिएशन को ब्रेल लिपि के संबंध में एक पत्र लिखा। सन 41 में भी सरकार द्वारा गठित ब्रेल संकेत समिति को अपने निष्कर्षों तथा खोजों के महत्वपूर्ण तत्वों से अवगत कराया। यही नहीं, उन्होंने इस दिशा में रचनात्मक कार्य करने का बीड़ा भी उठाया। 1947 में अल्पाईवाला तथा उनके मित्रों ने मिलकर सूरत में एक ऐसी संस्था खोलने का विचार किया जिसके पद अधिकारी तथा कार्यकर्ता अंधे ही हों।
इस स्थापना का उद्देश्य नेत्रहीनों के जीवन में आशा का प्रकाश फैलाना था और कुछ दिनों में ही वे अपने विचार को मूर्त रूप देने में सफल हो गए। उनने मंगूलाल शाह, सिराज बसराई, सरदार दावर आदि जैसे व्यक्तियों से मिलकर ब्लाइंड मेंस सोसाइटी की स्थापना कर ली। इस प्रकार उत्तरोत्तर वे अपने आप को समाज सेवा के रचनात्मक कार्यों में लगाते रहे। उनके द्वारा की गई सेवाओं के संबंध में यह कहना उपयुक्त ही होगा कि स्वयं नेत्रहीन होते हुए भी उन्होंने नेत्रहीनों के जीवन में आशा की ज्योति जगाने का प्रयास किया और एक सीमा तक वे सफल भी हुए।